एलजेपी का टिकट है वो पैसे पे बिक रहा है। कि बाबा के सामने ही चिराग पासवान ने कहा था कि मेरे चाचा पर मुझे भरोसा है, ऐसा वो नहीं करेंगे कि आप इन दोनों को मत बनाइए, आप ही को बना दें, बल्कि आप पशुपति पारस को भेजिए। तो चिराग पासवान पर डाल दिया और चिराग पासवान को विक्टिम बनाकर सारे एमपीज को लेकर फरार हो गए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है और एक बार फिर से कई कहानियां हैं और कई किस्से हैं जिसको लेकर डॉक्टर साहब आए हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार और भाजपा के संबंधों में वो कौन कौन से लोग हैं जो दोनों तरफ हैं और कहीं ना कहीं इनकी रेकी उधर और उनकी रेकी इधर कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के लोग हैं और लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है और ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बातें हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे। लगातार नीतीश कुमार के पाले में जो लोग हैं उनके बारे में खबर है कि वो भाजपा के संपर्क में है और एनडीए में जो लोग हैं वो नीतीश कुमार के कहने पर एनडीए को कमजोर कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर एनडीए में कोई रहकर अगर नीतीश के संपर्क में है तो बहुत मुश्किल नहीं है उस व्यक्ति को छांट के निकाल लेना। क्रियाकलाप से पकड़ा जाता है, क्रियाकलाप से पकड़ा जाएगा। और खास बात यह कि एनडीए तो अभी फिलहाल 2 दलों का ही एनडीए है बिहार में जी। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जरूर से वो करेगा तो पता चल ही जाएगा। अब भाजपा तो नीतीश के साथ मिलकर नहीं ना करेगी अपने खिलाफ काम, सामने करेगी। तो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ मिला हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ये बात खुद उस व्यक्ति के विरोध में खड़े व्यक्ति ने पूरे सबूतों के साथ पेश किया है। देखिए, आपको याद होगा कल ही जब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी जब बात कर रहे थे मीडिया से, तो उन्होंने जमीन जायदाद की भी बात की जी। उन्होंने एक और उनके मुंह से बात निकल गई कि संपत्ति का वारिस वाली बात। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने आपने देखा आज क्या जवाब दिया उसका कि संपत्ति की जांच अगर हो जाए तो चाचा बचेंगे नहीं। कल ही आपने देखा था कि इनकी पार्टी से निकाले गए नेता ने दावा किया था, श्री कृष्ण कल्लू ने, कि जो घड़ी उनकी है उसका बिल खाली वो दिखा दे, बाकी सब छोड़िए। ये कौन गिफ्ट दे रहा है चाचा को? 3 लाख का। पशुपति पारस को गिफ्ट कौन दे रहा है? 3.5 करोड़ रुपया किसने दिया? ये सारे सबूतों के साथ बैठा हुआ है वो व्यक्ति जिसका नाम कल लिया था पशुपति पारस ने। और एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने पूरी की पूरी व्याख्या ही दे दी। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए सौरभ पांडे जिनका नाम कल चाचा ने ले लिया था, मतलब उनका मानना है कि इन्हीं की वजह से रामविलास पासवान की पार्टी 2 भाग में बटी। हाँ, मतलब चाचा को ये लगता ही नहीं, चाचा ये साबित करने में लगे हुए हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि सौरभ पांडे अब नहीं है चिराग पासवान के साथ। इस पार्टी के रणनीतियों में वो हिस्सा बने थे, 2019 में 20 में वो साथ में थे, लेकिन जब से उन पर आरोप लगाया चाचा ने तब से उन्होंने अपने आप को चिराग से अलग कर लिया ताकि चिराग पासवान को उसका दंश न झेलना पड़े। क्योंकि आरोप चाचा ने लगाया, फिर किसी और ने पार्टी से कह दिया, चंदन सिंह ने कह दिया था, सुभान सिंह ने कह दिया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं उन पर दबाव था कि वो अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रखें और चिराग पासवान से अलग हो जाए। तो चिराग पासवान को जो नेसेसरी स्पेस उन्होंने दिया, उस बीच में चिराग पासवान ने अपनी ताकत बढ़ाई और लगातार एनडीए के लिए ईमानदारी से जो खड़े रहे भाजपा के साथ, इसकी वजह से आज चिराग पासवान का कद बढ़ा है। लेकिन एक क्रोनोलॉजी है, इतने दिनों के बाद आखिर आज फिर से क्यों सौरभ पांडे का नाम चाचा के मुंह से निकल गया? क्या वजह थी? वजह कहीं सौरभ पांडे की वापसी तो नहीं हो रही है जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा के नीचे के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली हो? चिराग पासवान का ऑफिशियल एंट्री अगर हो जाता है एनडीए में जिस दिन, उस दिन सबसे पहली शर्त तो यही थी कि चाचा को बाहर करना। और ये बेचैनी कहीं चाचा को समझ में आ गई क्या? देखिए, एक 2 चीज़ें मैं यहाँ बता दूँ। सबसे पहले तो सबको को याद होगा ये बात कि जब पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बने थे तो ये बात सार्वजनिक मंच पर रखी गई थी कि उनको जदयू कोटे का बनाया गया है मंत्री। जदयू से नीतीश कुमार ने कहा कहने मेरा दूसरा कोटा है उसमें रखिए इनको। नीतीश जी ने ये दावा किया भी हो गया है उनकी पार्टी की तरफ से कि पशुपति पारस को हमने मंत्री बनवाया, हमने बोला। तो भाई आपने किस आधार पर बोला? क्या चिराग पासवान से बदला लेने के लिए, या चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने के लिए, या ये पूर्व ही नियोजित हो गया था कि चिराग पासवान से चाचा को अलग हो जाना है और बदले में रिवार्ड वो नीतीश कुमार उनको दिलवाएंगे? इस क्रोनोलॉजी को यहाँ फिलहाल रोक देते हैं। अब एक पिछली क्रोनोलॉजी पे जाते हैं।
जरा लोजपा के हम पैटर्न को देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, पूरा व्याख्यान है जो उन्होंने उस चैनल पे इंटरव्यू में कहा है। लेकिन कुछ चीज़ें उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, मैंने भी कुछ एनालाइज किया है। इस एनालिसिस में मुझे कुछ चीज़ें जो समझ में आई हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि पशुपति पारस दरअसल काम कभी कर नहीं रहे थे लोजपा के लिए। वो हर बार नरेंद्र सिंह की तरह नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे, जैसा नरेंद्र सिंह ने एक बार किया था। 2010 से हम शुरुआत करते हैं। 2010 में राजद के साथ गठबंधन हुआ था जी, लोजपा का। रामविलास पासवान जी समय थे और उस समय जो जिम्मेवारियां थी चुनावी, वो सारी रामविलास पासवान ने दे रखी थी पशुपति पारस को। प्रदेश अध्यक्ष भी थे उस वक्त। लोजपा 75 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 3 सीट ही जीत कर वो आई थी। इसमें आरोप क्या लगा था आपको याद होगा, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने आरोप लगाया था कि जो एलजेपी का टिकट है वो पैसे पे बिक रहा है। जो चाहे जिसके पास पैसा ज्यादा है वो खरीद सकता है। और जो पैसा दिया उसको टिकट पशुपति पारस ने दिया। इसका दंश केवल पशुपति पारस पर नहीं गया, बल्कि रामविलास पासवान की भी छवि काफी कमजोर हुई। रामविलास पासवान पर यह आरोप लगने लगा कि वो केवल पैसे की राजनीति करते हैं और मौसम वैज्ञानिक है, बस इधर से उधर जाते हैं। इसके बाद बस 5 साल बाद 2015 में फिर से चुनाव हुए। 15 के चुनाव में आपको याद होगा महागठबंधन बनी थी बिहार में और लोजपा उस तरफ थी भाजपा के साथ। जब 42 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़े रामविलास पासवान, तो उसमें से 2 सीट मात्र जीतकर आए थे। दोनों जगह जो प्रदेश अध्यक्ष थे इन्होंने ही टिकट दिलवाया था। तो 42 सीटों में 2 सीट मात्र जीतकर आई थी लोजपा। ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 10 में 75 सीटों पर लड़ी, 3 सीट जीत के आई। 15 में 42 सीटों पर लड़ी, 2 सीट जीत के आई। इन दोनों जगहों पर प्रदेश अध्यक्ष कौन था? वही थे पशुपति पारस। और इनके मैनेजमेंट में ये सीटें आई थी। और दोनों जगह आरोप यही लगा, 15 में भी वही आरोप लगा कि लोजपा ने टिकटें बेच दी हैं। 10 में जी, 10 और 15 दोनों में लगा ये आरोप। इसके बाद आपको याद होगा 19 में किसी परिस्थिति में इनको हटाया गया था। उसको हटाने के पीछे कारण था, उसके पहले आपको बीच के क्रोनोलॉजी 2017 में जाना पड़ेगा। 2017 में जो 2 MLAs जीत के आए थे 15 में, क्योंकि नीतीश कुमार की वापसी हुई 17 में। जी 17 में जब वापसी हुई नीतीश कुमार की, इंडिया गठबंधन में थे। हाँ, 15 में इंडिया गठबंधन में थे और 17 में नीतीश कुमार वापस आ गए महागठबंधन तोड़ के, तो सरकार बनी। तो जब सरकार बनी तो उसमें लोजपा भी हिस्सेदार हो गई जी। तो लोजपा के 2 MLA थे, लेकिन दोनों MLA को जब रामविलास पासवान ने कहा कि नीतीश जी को कि इनको में से किसी को बना दीजिए मंत्री, नाम मांगा गया, तो आपको पता है नीतीश जी ने क्या कहा था कि आप इन दोनों को मत बनाइए, आप ही को बना, बल्कि आप पशुपति पारस को भेजिए। तो उन्होंने कहा पशुपति पारस थोड़ी है वहां से विधायक हैं, MLC बने थोड़े जीते हैं। तो नीतीश कुमार ने उनको MLC बनाया और तब उनको मंत्री बनाया। नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के सामने शर्त रख दी कि मैं इन दोनों को नहीं बल्कि इन्हीं को बनाऊंगा। आप मुझे बताइए कि नीतीश कुमार क्यों पैरवी करेंगे पशुपति पारस की, जो कि रामविलास पासवान के ही भाई हैं। नीतीश कुमार को आउट ऑफ द लाइन जगह MLC बनाना, फिर पशुपालन विभाग देना, क्या हुआ था? ऐसा क्या सेटिंग हुआ था? कुछ तो सेटिंग है। दरअसल सौरभ पांडे का दावा है कि यही वो समय है जिस वक्त पूरी तरीके से नीतीश कुमार की भक्ति में वो लीन हो गए थे और इसी दौरान उन्होंने जो लेन देन शुरू किया था और जिसकी वजह से संपत्ति आज अर्जित करके बैठे हुए हैं। लोजपा के टिकटों को बेचा और जो कुछ हुआ वो सब कुछ इन्हीं के माध्यम से हुआ। 19 में यहाँ तक कि इतने नाराज हो गए थे 19 के चुनाव के वक्त, सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत सारी समस्याएं हुई थी और पशुपति पारस कुछ लोगों को टिकट दिलाने को लेकर धनपशुओं को, मैंने उसमें तो नाम भी बाकायदा मेरे पास है कि एक व्यक्ति थे जिनको टिकट दिलाने के लिए ये पूरी तरीके से अड़ गए थे। और उस स्थिति में जो बिट्टू गुप्ता है नाम इनका, बिट्टू गुप्ता सिटिंग MLA का टिकट कटवा कर और पशुपति चाहते थे कि उनको लड़ाया जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। पशुपति पारस के मंसूबों को समझ गए चिराग माफ कीजिएगा रामविलास पासवान, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे दूरी उनकी होने लगी। जब इनको रियलाइज हो गया कि हमसे दूर हो गए हैं और हमको प्रदेश अध्यक्ष से भी हटाने वाले हैं, तो ये पैचअप करने पहुंचे थे और रामविलास पासवान ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया था। तब इनकी माता जी ने चिराग पासवान की, और चिराग पासवान ने खुद इनकी पैरोकारी की थी और रामविलास पासवान से इनका पैचअप कराया था। फिर बाद में इनको हटाया गया प्रदेश अध्यक्ष से, रामविलास पासवान नहीं माने और इनको हटाकर कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारियां और लोगों को दी गई। तब से बताया जाता है कि रामविलास पासवान के खिलाफ ही
काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार से लगातार पूरी तरीके से लग गए, मतलब उस समय समझ गए कि यहाँ कोई दाल गलने वाला नहीं है, हमारी चीजें पकड़ी जा रही हैं। उसके बाद से लगातार काम करते और चिराग पासवान को कमजोर करके राजनीति में हल्का बनाने की कोशिश कि दिल्ली वाला नेता, हाई प्रोफाइल नेता, नेता ने अभिनेता, ये सारी चीजें, यहाँ तक कि ट्वीट भी इन्होंने किया था जिसमें चिराग पासवान को लेकर इन्होंने बातें कही थी जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था। और उस ट्वीट से इतने नाराज हुए थे रामविलास पासवान कि जब मृत्यु शैया बैठे हुए थे तो इनसे मिलने से इनकार कर रहे थे। वहां भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने इनको मिलाया था। और अंततः मैं आपको यहाँ एक और बात आगे बढ़ के बोल दूं कि जिस वक्त चाचा इनकी पार्टी तोड़ने वाले थे तो बिहार में कई चल हल्ला कर रहे थे। बाबा ने उस वक्त ही बात की थी चिराग पासवान से और कहा था कि आपके चाचा भागने वाले हैं। तो बाबा इस बात के साक्षात्कार हैं कि बाबा के सामने ही चिराग पासवान ने कहा था कि मेरे चाचा पर मुझे भरोसा है, ऐसा वो नहीं करेंगे। खासतौर पे तब जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है बाबा, तो आप जो खबर आपको मिल रहा है वो खबर गलत है। और 2 ही दिन बाद चिराग पासवान की स्थिति ऐसी हुई कि बाबा के कंधे पर चिराग पासवान ने आंसू गिराए थे और ये कहा था कि बाबा मुझे ये बात निश्चित तौर पर समझ में आ गई थी, लेकिन मैं चाहता था कि घर की बातें घर में रह जाए। तो देखिए मेरे बहुत सारी चीजें होती है राजनीति में, अपने दुख को भी छुपाना पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियों को भी लास्ट तक देखते हैं। नेता लोग कहता है कि नहीं जाएंगे, जाके फिर मिल जाता है। जब गठबंधन तोड़ना था तो नीतीश कुमार अंतिम समय तक कहता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। तो ये परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन इसी बीच 2019 के चुनाव के दौरान आपने देखा कि जब इनको हटाया गया तो उसी वक्त एंट्री हुई थी सौरभ पांडे की। सौरभ पांडे चुनावी रणनीतिकार के तौर पर आए थे, ना कि पार्टी के नेता के तौर पर। जिस तरीके से प्रशांत किशोर के लिए ड्राफ्ट कर रहे थे, जिस तरीके से संजय यादव काम करते हैं वहां पे, कांग्रेस के भी लोगों ने काम किया, उसी तरीके से सौरभ पांडे लोजपा के साथ जुड़े। 19 की रिजल्ट को तो आपको याद ही होगा। फिर जो बीच का चुनाव हुआ उसमें एकमात्र एमएलए जीतकर आए थे चिराग पासवान जी। तो आप कहिए कि एक बार 3 जीते थे, एक बार 2 जीते थे, एक बार 1 जीते, तो ये रिजल्ट तो खराब है, विरोध जीते थे ना, ये तो खराब है रिजल्ट है। लेकिन इस बार चिराग पासवान भाजपा से भी अलग अकेले चुनाव लड़ रहे थे, ना राजद के साथ थे ना भाजपा के साथ थे। और कम से कम 45 ऐसी सीटें हैं जिस पर नीतीश कुमार को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचा, हरवा दिया। और 18,000 के आसपास का वोट का एवरेज आपको मैंने बताया था कि उन्होंने लाया था पर सीट। तो अब बताइए कि मतलब पार्टी वहां से उठी या पीछे गई। पार्टी ने एक नारा भी दिया था उस चुनाव के पहले कि राज करने के लिए नहीं बल्कि नाज करने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद विजन डॉक्यूमेंट जो चिराग पासवान का, जिस पर आज तक काम हो रहा है, सौरभ पांडे, चिराग पासवान सभी ने मिलकर ये बनाया। और इसकी वजह से जो बेचैनी है ना वो बढ़ गई। पार्टी अब सुनियोजित तरीके से काम करने लगी और इसमें युवाओं को ज्यादा आवश्यकता पड़ने लगी। तब राजू तिवारी की एंट्री हुई, तब और लोगों की एंट्री हुई, पार्टी ने नए चेहरों को मौका देना शुरू किया। अब इससे पशुपति पारस के मन में शंका है, संशय बैठ गया कि मेरा बेटा तो बहुत छोटा है और जो मेरा बेटा ही क्वालिफाई कर रहा है उसमें, ना मैं क्वालिफाई कर रहा हूं। युवाओं को की बात कर रहे हैं चिराग पासवान, और इसीलिए आज चिराग पासवान के आगे पीछे आप देखिए कि एक फेस लिफ्ट हो गया है। दलित तो उनके पीछे खड़े ही हैं, बल्कि सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ जुड़ रहा है लगातार, और इसकी वजह से चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और मैं तो ये आगे तक कह सकता हूं कि सौरभ पांडे नहीं है साथ में चिराग पासवान के इस वक्त, लेकिन जो डॉक्यूमेंट बनाकर वो गए हैं उस पर काम पार्टी कर रही है, तो पार्टी को फायदा हो रहा है। ऐसे में वर्तमान में जो संगठन बना हुआ है युवाओं का, कहीं ना कहीं इसमें भी उनका योगदान था। और ऐसे में अगर नाम ले रहे हैं फिर से पशुपति पारस, उनका मतलब तय है कि वापसी हो रही है, मतलब जरूर उनको समझ में आ गया है कि या तो सौरभ पांडे आ रहे हैं या चिराग पासवान एनडीए में जा रहे हैं। और चाचा की छुट्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल से होने वाली है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार के कहने पर और नीतीश कुमार का अनुकंपा पर इनको बिहार में भी मंत्री बनाया था आउट ऑफ द लाइन जाके। तब राजू तिवारी को कितना बुरा लगा होगा, जीत के आए थे और उनको नहीं बनाया गया मंत्री और उनकी जगह पर बनाया गया इनको। एक विधायक से एक विधायक बेचारे जो थे जो भाग गए छोड़ के, राजकुमार, आपको पता है क्यों भागे थे? क्योंकि 19-20 में उनका टिकट काटने की तैयारी चल रही थी। चाचा उनका टिकट काट के वो धन पशु को देने वाले थे, तो उनको लगा कि जब चाचा हमको काट आने ही वाले थे तो हम जीते तो हम भागते हैं उधर। तो कहीं ना कहीं इससे देखिए बुरा हुआ। और अंतिम समय तक की बात है सौरभ पांडे ने, तो आप पढ़िएगा उनका, मैं चाहूंगा तक पढ़ दिए ताकि मैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कह रहे हैं। अंत में उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि चाचा ने सीधा पैसा लिया नीतीश कुमार से, और जब देख लिया कि हम हार गए हैं चुनाव नीतीश कुमार ने और चिराग भारी पड़ रहा है, तो उन्होंने चिराग पासवान को डैमेज करने के लिए
सीधे नीतीश कुमार साठगांठ कर ली और पार्टी को तोड़ा, ये कहा जा रहा है। और आज पार्टी टूटने के बाद तो सबसे पहले जदयू में ही गई थी ना, केशव सिंह लेके गए थे, 100-200 खर्च करता, 100 बड़े नेता। तो आप समझ लीजिए कि क्या चल रहा था। मैं चाहूंगा कि उनका जो उन्होंने साक्षात्कार दिया उसको भी पढ़ दें, ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि मामला है क्या। चिराग पासवान के साथ पशुपति पारस पर उन्होंने हमला बोला है। लिखा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने जो चिराग पासवान के साथ ही सौरभ पांडे ने निशाना साधा पशुपति पारस पर और कहा कि सौरभ के कारण अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिए थे चिराग। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पर बिहारी फर्स्ट मॉडल बनाने का जो आरोप लगा और जो मॉडल लागू होने वाला था, तो पशुपति पारस कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगा डाल रहे थे। साथ आगे लिखते हैं कि सौरभ ने कहा, वर्तमान केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अपनी राजनीतिक हैसियत बनाए रखने के लिए मुझ पर व चिराग पासवान पर कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। इसका जिक्र आपने किया। अब आगे उन्होंने कहा कि पशुपति पारस जी नीतीश कुमार के नजदीकी के कारण प्रदेश अध्यक्ष से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हटाया था। उनका सौरभ पांडे का दावा है कि नीतीश से नजदीक थे और नीतीश हमारी पार्टी को कमजोर कर रहे थे। 2010 की तरफ 15 में भी सभी सीटें नीतीश जी के कहने पर पारस जी ने उनके दलों के प्रत्याशियों को लाभ कराने के लिए बेची थी। मतलब ये सीधा आरोप आरसीपी सिंह जैसा है, जैसे नीतीश कहते हैं कि आरसीपी के माध्यम से भाजपा कमजोर कर रही थी मेरे प्रत्याशी को। जिसके बाद पासवान जी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष टिकट वितरण जो बनाने का इनको दिया गया था, वो जिम्मेवारी शुरू से थी। उसके बाद हटा दिया गया था, जिस पर पारस जी ने रामविलास पासवान में बात होने के कई महीने बाद अचानक से बातचीत बंद हो गई। 12 जनपद आना भी छोड़ दिया था और यही सेटिंग नीतीश कुमार जी से पारस जी ने 10 में किया, जब पार्टी आरजेडी के गठबंधन में 25 सीटों पर लड़ी और मात्र 3 सीट मिला। मतलब पशुपति पारस दोनों तरफ से फील्डिंग कर रहे थे, राजद में भी। और देखिए फील्डिंग करना पड़ता है ना, आपको डैमेज करना है तो आपको यहाँ भी अच्छा बना कर रखना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है, जहां चाचा हमला करते हैं चिराग पर, उन्होंने कहा है कि चिराग और उनकी माता जी की वजह से पशुपति पारस कई बार बचे हैं। रामविलास पासवान कई बार उन्हें बचाया गया है। और एक बात है, इसके बताया जाता है कि जो गवाह हैं वो रामविलास पासवान के बहुत करीबी लोग हैं, जो चुप हैं, जो जानते हैं सारी बातों को, वो सामने आकर कभी भी ये गवाही दे सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने पारिवारिक मुद्दों को सामने नहीं लाने को लेकर उन्हें सबको चुप कर रखा है। देखिए उन्होंने कहा है कि आज भी नीतीश कुमार के एजेंट के रूप में भाजपा की सरकार में मंत्री हैं। मंत्री पद से हटते ही नीतीश कुमार के पक्ष में और प्रधानमंत्री के खिलाफ वो भला बुरा बोलेंगे। उनके पार्टी की तरफ से एक बाहर निकले थे श्रवण अग्रवाल, उन्होंने भी आरोप लगाया कि देश विरोधी गतिविधि में ही शामिल है, मतलब इनके लोग। नहीं, कहीं ना कहीं मतलब ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट, इसमें कुछ बचा नहीं है कि पशुपति पारस ने सारा आरोप एक षड्यंत्र बनाकर चिराग पासवान पर डाल दिया और चिराग पासवान को विक्टिम बनाकर सारे एमपीज को लेकर फरार हो गए। वैसे भी आप जान लीजिए, ये राजनीतिक रूप से अगर नहीं समझिएगा इसे, तो शुद्धतः गंवई माहौल में समझने की कोशिश कीजिए कि चाचा सारा गाय गरू लेके भाग जाए तो गलती किसकी होगी, चिराग की या चाचा की? अभी तो चाचा की होगी सबसे पहले। जो परिस्थितियां बनी हुई हैं इसमें आप देख लीजिए कि जो इनकी पार्टी है पशुपति पारस की, वो कितना हमला नीतीश कुमार पर करती है। सॉफ्ट रहते हैं नीतीश के, बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। और इनको पता है अच्छे से कि किस कोटे से गए हैं। नीतीश कुमार के संपर्क में इनके कई लोग हैं। सांसद भी तो भागने वाले थे, सांसद भी भागने वाले, नीतीश कुमार के साथ भागने वाले थे। और ये चीज़ें साबित करती हैं कि निश्चित तौर पर पशुपति पारस जो आरोप बार बार सौरभ पांडे पे लगा रहे हैं, सौरभ पांडे के पास इनका धज्जी उड़ाने के लिए ढेर कुछ है। और इसीलिए आज देखिए सौरभ पांडे का बयान हो, श्री कृष्ण कल्लू का बयान हो या चिराग का बयान हो, तीनों मिलता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी में पिछले दिनों जो घमासान मचा, उसके अंदर क्या था, तह में क्या था, सब कुछ अब स्पष्ट हो चुका है। खासतौर पे पशुपति पारस को लेकर जो शंका थी और चिराग को लेकर बार बार चिराग पशुपति पारस को एक करने की कोशिश की जा रही थी, आखिर हो क्यों नहीं रहे थे। इसके पीछे का भी एक कारण था, लंबे समय से रामविलास पासवान के खिलाफ षड्यंत्र और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से साठगांठ की बातें जो है सामने अब आ रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।